हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे हॉरर लिसनर की लॉयल फैमिली में स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गुड़गांव की, और ये कहानी है दो भाई गगन और चेतन की, जो कि अपना मन मारकर वो काम कर रहे थे जो कि वो नहीं करना चाहते थे। और इसी दौरान उन दोनों के साथ कुछ इतना ज़्यादा भयानक घटित हो गया, जिसकी कल्पना तो शायद उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं की होगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में अधिक विस्तार से। गगन और चेतन दोनों ही जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पिताजी गोबर दास जी ने उनसे कहा था कि अगर तो वो अच्छे नंबरों से पास हो गए तो वो उनको इतना ज़्यादा बड़ा गिफ्ट देंगे कि ज़िंदगी भर उनको पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी, और इससे इनकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। और इसी गिफ्ट के लालच में वो दोनों भाई जी जान लगाकर पढ़ रहे थे, और आखिरकार उनकी ये मेहनत भी रंग लाती है, और वो दोनों ही अपने क्लास में टॉप करते हैं, जिससे उन दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मगर वो एक दूसरे को अपने टॉप आने के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस बारे में अपने पिताजी के सामने बताएं। और इसीलिए वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और वहाँ भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, और वो अपने पिताजी के घर आने का इंतज़ार करते हैं ताकि वो उन्हें ये खुशखबरी सबके सामने दे पाए। फिर उनकी माँ राधा उनसे कहती है, अरे तुम दोनों मुझे आखिर ये क्यों नहीं बता रहे कि तुम्हारे इस बार एग्ज़ाम में कितने नंबर आए हैं। तुम दोनों तो बस अपने पिता के आने का ही इंतज़ार कर रहे हो। अरे मुझे भी तो बता दो, मुझे बताने से क्या तुम दोनों का कुछ घिस जाएगा क्या। ये सुनकर गगन कहता है कि अरे माँ, तुम बहुत भोली हो, क्या तुम भूल गई कि पिताजी ने क्या कहा था। ये सुनकर राधा थोड़ा उदास होते हुए कहती है, हाँ बेटा, याद है सब अच्छे से, मगर इसमें मेरी क्या गलती है। अगर तो मुझे पहले ही पता होता तो मैं 1 किलो चने थोड़ी मांगती। ये सुनकर चेतन और गगन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। और फिर गगन अपनी माँ से पूछता है, 1 किलो चने, ये 1 किलो चने कहाँ से आ गए बीच में। फिर राधा कहती है, लो, अरे मुझे बोल रहे हो कि याद है कि नहीं, और खुद ही भूल गए। अरे याद नहीं कि कल तेरे पिताजी ने मुझे क्या कहा था कि मैं अब से चने की सब्ज़ी बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि उनको गैस हो जाती है चने खाने से। ये सुनकर गगन और चेतन अपना मुंह बना लेते हैं, और ये देख राधा गुस्सा होते हुए कहती है, अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मैं भी तो इंसान ही हूँ। अगर मुझे पता होता इस बारे में तो मैं 1 किलो चने एक साथ में थोड़ी लेने थी। पता है कितना सारा काम करना पड़ता है मुझे, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ का ताज है मेरे साथ के ऊपर। अब मैं तुम लोगों का ध्यान रखूं कि तेरे पिताजी के गैस का ध्यान रखूं। आखिर मैं क्या क्या करूं। यह सुनकर गगन उन्हें थोड़ा शांत कराते हुए कहता है कि जी, हम समझ गए कि आप बहुत मेहनत करते हो, मगर हम यहाँ बात चने की नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि इससे पहले कि गगन और कुछ कहता, उनकी छोटी बहन, जो कि सिर्फ 12 साल की थी, जिसका नाम कोमल था, वह आ जाती है और गगन की बात को बीच में काटते हुए कहती है कि मैं समझ गई भैया कि आप कौन सी बात कर रहे हो। अरे अभी 2 दिन पहले की ही तो बात है। याद है जब मैंने पापा से कहा था कि दोनों भाई तो किसी काम के हैं नहीं, निकम्मे हैं दोनों। तो इस बार जब दोनों फैल हो जाएंगे तो घर के राशन कार्ड से इन दोनों का नाम हटा दिया जाएगा। शायद ये होने वाला है ना भैया। यह सुनकर गगन थोड़ा गुस्सा होते हुए कोमल से कहता है, क्या बकवास कर रही है तू कोमल। और इस पर चेतन थोड़ा घबराते हुए कोमल से कहता है, क्या सच में कोमल, पिताजी ऐसा कह रहे थे क्यों। इसके बाद गगन आगे कहता है, अरे मुद्दे की बात तो सुन लो, बस बकवास किए जा रहे हो कब से। अब सुनो, याद है इस साल पिताजी ने हमसे कहा था कि अगर हम दोनों में से कोई भी टॉप आएगा तो पिताजी उसको इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ देंगे कि हमारी लाइफ बन जाएगी। तो बस आज किसी को वो बड़ी चीज़ मिलने वाली है। ये सुनकर चेतन मन ही मन सोचता है कि आखिर इसको कैसे पता चला कि उसने अपने एग्ज़ाम्स में टॉप किया है।
फिर ये सब ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि उनके पिताजी गोबरदास घर आ जाते हैं और उनको देखकर दोनों भाई गगन और चेतन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ में कहते हैं, कैसे हो आप पिताजी। इस पर गोबरदास जी उनको कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारे मनपसंद के ब्रांड के जूते लेकर आया हूँ। ये देखकर गगन और चेतन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन जूतों पर टूट पड़ते हैं और गोबरदास जी कहते हैं कि ये क्या पिताजी, आप हमारे लिए हमारे मनपसंद के ब्रांड के जूते लेकर आए हो। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो दोनों ही उन जूते को पहनने ही वाले होते हैं कि गोबरदास जी उनको रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं, अरे बेटा, ये जूते तुम दोनों पहन क्यों रहे। फिर चेतन इस पर अपने पिताजी से कहता है, मगर पिताजी, ये जूते तो आप हमारे पहनने के लिए ही तो लेकर आए हो ना। ये सुनकर गोबरदास जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम दोनों को गलतफहमी हो रही है। ये जूते मैं तुम दोनों के पहनने के लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों की पिटाई के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर चेतन और गगन थोड़ा डर जाते हैं और वो जूते नीचे रख देते हैं और फिर गगन अपने पिताजी से कहता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप पिताजी, आप हम दोनों को जूते से मारोगे। इस पर गोबरदास जी कहते हैं कि हाँ बेटा, आज तुम दोनों के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने वाला है ना, इसीलिए अगर तो तुम दोनों में से कोई भी फेल हो गया तो उसकी उसके मनपसंद ब्रांड के जूतों से पिटाई होगी। ये सुनकर गगन थोड़ा अकड़ते हुए कहता है कि फिर तो पिताजी अपने मेरे लिए जूते लाकर पैसों का नुकसान ही किया है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि चेतन आपके लाए हुए जूते बेकार नहीं जाने देगा। आज तो उसकी उसके मनपसंद ब्रांड के जूते से पिटाई होकर ही रहेगी। ये सुनकर चेतन गुस्से से गगन से कहता है, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम भाई। फिर गगन भी इस पर चेतन से गुस्से में कहता है, अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही है, तो अब मैं तुझे जो बताऊंगा ना, उसे सुनकर तो तू गंदी नाली में अपना मुंह डालकर आएगा। और ये सुनकर चेतन गुस्से से कहता है, और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, ये सुनकर तुम अपना गटर में मुंह डालकर के आना समझे। ये दोनों ऐसे लड़ रहे होते हैं कि गोबरदास जी बीच में दोनों की बात काटते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि साइलेंस एवरीवन, क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो। शांति से बताओ कि तुम दोनों के कितने कितने नंबर आए हैं अपने क्लास में। गोबरदास जी ये बात सुनकर दोनों ही ऊंची आवाज में कहते हैं कि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। और ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। और फिर गोबरदास जी कहते हैं, अरे क्या बोल रहे हो, क्लियर बोलो। ऐसा काम करो गगन, क्योंकि तुम बड़े भाई हो, इसीलिए पहले तुम बताओ। इस पर गगन थोड़ा सा अकड़ते हुए कहता है कि पिताजी, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। ये सुनकर चेतन कहता है कि इसने पक्का नीचे से टॉप किया होगा। पिताजी, असल बात तो यह है कि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। ये सुनकर गगन थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या कहा, नीचे से? नीचे से टॉप तूने किया होगा। पिताजी, मैंने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया है। ये सब सुनकर गोबरदास जी थोड़ा हैरान रह जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि एक मिनट गगन और चेतन, तुम दोनों मुझे अपनी मार्कशीट दिखाओ, फिर मैं देखता हूँ कि तुम दोनों में से किसने क्या किया, झंडे गाड़े हैं। और उसके बाद वो दोनों ही अपनी मार्कशीट दिखाते हैं और वो दोनों उनको कहते भी हैं कि वो दोनों अपनी क्लास में टॉप आए हैं। और ये सब देखकर गोबरदास जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू देखकर चेतन भी बहुत इमोशनल हो जाता है और उनसे कहता है, हम समझ सकते हैं पिताजी कि आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके बेटे इतनी ज़्यादा मेहनती हैं। ये सुनकर गोबरदास जी चेतन और गगन से कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि मेरे दोनों बेटे इतने ज़्यादा लालची और कपटी है कि जैसे ही मैंने तुम दोनों को एक बड़ी चीज़ का लॉलीपॉप दिखाया और तुम दोनों ने अपनी क्लास में टॉप कर दिया।
सच में तुम दोनों ने साबित कर ही दिया कि तुम दोनों के अंदर लालच तो इतना ज़्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है कि तुम अपने लालच में किसी को भी बेच खाओ। ये सुनकर चेतन और गगन थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, मगर क्योंकि वो दोनों वाकई बहुत ज़्यादा बेशर्म थे, इसलिए वो दोनों गोबरदास जी से वो बड़ी चीज़ के बारे में पूछने लगते हैं जो कि उन्होंने उन दोनों को अच्छे नंबर आने पर उन्हें देने का वादा किया था। और ये सुनकर गोबरदास जी हंसते हुए कहते हैं कि अरे वाह, तुम दोनों को पता है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम दोनों कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जिससे तुम बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर पाए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों इतने बड़े लालची हो कि ये कर ही दिखाते, इसीलिए मैंने वह पहले ही ले लिया था। अब क्योंकि तुम दोनों ही अपने क्लास में टॉप आए हो, इसीलिए मैं ये तुम दोनों को दूंगा। ये सुनकर चेतन कहता है कि मगर एक चीज़ हम दोनों कैसे शेयर कर सकते हैं। इस पर गोबरदास जी कहते हैं कि अरे आखिर क्यों नहीं कर सकते तुम दोनों शेयर, तुम दोनों इसे शेयर कर पाओगे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये सुनकर वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपने पिताजी के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। और उसके बाद गोबरदास जी उन दोनों को एक गैरेज लेकर चलते हैं। और जैसे ही वह दोनों गैरेज के पास आते हैं, वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को लग रहा होता है कि ज़रूर से पिताजी उन दोनों को कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी मर्सिडीज़ गिफ्ट में देने वाले हैं। मगर फिर जैसे ही गोबरदास जी गैरेज का शटर खोलते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई गाड़ी नहीं बल्कि एक ट्रक था। और यह देखकर उन दोनों का ही मुंह बन जाता है। और फिर गगन गोबरदास जी से कहता है, ये क्या पिताजी, ये तो ट्रक है। ये सुनकर गोगादास जी उन्हें ताना मारते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे भी दिख रहा है कि ट्रक है, आंखें मुझे भी दी है भगवान ने, और यही तुम दोनों का गिफ्ट है कि आज से तुम दोनों ट्रक ड्राइवर हो। ये सुन वह दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और ये सुनकर गगन कहता है कि क्या, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि आप हमें कोई अच्छी सी गाड़ी गिफ्ट में देने वाले हो, मगर ये तो ट्रक है, और आप ये भी कह रहे हो कि हम इस ट्रक को चलाएं और ट्रक ड्राइवर बन जाएं। जी कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, अब से कोई मस्ती या आवारागर्दी नहीं, क्योंकि अब से तुम दोनों कमाओगे। और हाँ, ये ट्रक भी भाड़े का है, इसलिए हर महीने तुम्हें इसका किराया भी देना पड़ेगा। इसीलिए अब कल से ही तुम दोनों काम पर लग जाना, वरना फिर जिसका ये ट्रक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला आदमी है और एक पहलवान भी है। उसने कहा है कि हर महीने उसको टाइम पर भाड़ा मिल जाना चाहिए, वरना फिर वो कुत्ते की तरह तुम दोनों की पिटाई कर देगा। और मैंने उन्हें कह दिया है कि ये ट्रक मेरे दोनों बेटे चलने वाले हैं, इसीलिए अगर तो तुम दोनों समय पर भाड़ा नहीं दे पाए तो वो तुम दोनों की सड़क पर पिटाई करेगा। इसीलिए बेटा तुम दोनों जल्दी जल्दी से काम पर लग जाओ और उसको अगले महीने टाइम पर भाड़ा दे देना। एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ तो वो ऐसे धुलाई करता है जैसे धोबी घाट में धोबी करता है। ये सुनकर चेतन कहता है कि पिताजी, आपने हमसे पूछे बिना एक तो ये ट्रक हमारे मत्थे मर दिया, और ऊपर से वो कोई पहलवान आदमी भी हमारे ऊपर छोड़ दिया। ये क्या किया आपने हमारे साथ। फिर गगन कहता है कि पिताजी, चेतन का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर रखकर ये ट्रक नहीं चलाऊंगा। आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मेरी भी कोई इज्जत है इस समाज में। अगर मैं ये ट्रक कल को चलाऊंगा तो आसपास के लोगों में मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। ये सुनकर चेतन भी कहता है कि हाँ गगन भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं भी ऐसे अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी ये ट्रक चलाकर। मेरी भी कोई इज्जत है इस सोसाइटी में। ये सुनकर गोबरदास जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बस इतनी सी बात है। इतना कहकर गोबरदास जी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और फिर गोबरदास जी दोनों को मारते हुए सड़क पर लेकर जाता है और उन दोनों की भरी महफिल में बहुत पिटाई करते हैं। और वो यही नहीं रुकते और उनको ऐसे ही मारते मारते उनकी पूरी गली का चक्कर लगवाते हैं।
जिससे उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही होती है। और वह दोनों गोबरदास जी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकते और ऐसे ही उन्हें मारते मारते वो अपने रहने वाली पूरी जगह का चक्कर लगा रहे होते हैं। और ऐसे ही कुछ घंटे बाद गोबरदास जी मारते मारते गगन और चेतन को घर वापस ले आते हैं और वह दोनों रोते हुए अपने पिता से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। और इस पर गोबरदास जी उन्हें कहते हैं, अरे तुम दोनों ही तो कह रहे थे कि तुम दोनों ट्रक नहीं चला सकते क्योंकि इस समाज में तुम्हारी बहुत इज्जत होती है, और इसलिए अगर तुमने ट्रक चलाया तो इस पूरे समाज में तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और तुम दोनों की कोई भी इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए मैंने तुम दोनों को पहले ही सड़क पर सबके सामने पीठ पर तुम दोनों का अच्छे से जुलूस निकाल दिया है। तो अब तुम दोनों की जब समाज में कोई इज्जत बची ही नहीं है, तो अब तो तुम दोनों को ट्रक चलाने में कोई भी शर्म नहीं आएगी ना। ये सुनकर चेतन और गगन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और फिर इस पर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते ही हैं कि उनकी माँ राधा वहाँ आती है और अपनी आंखों में लगे काजल को गोबरदास जी के गाल पर लगती है और उनकी दोनों हाथों से उनकी नज़र उतारते हुए कहती है, सच में आप इतने महान हो कि मैं तो धन्य हो गई आपको अपने वर के रूप में पाकर। हर जन्म में आप ही मेरे पति बनना और आपको किसी की नज़र ना लगे। ये सुनकर गोबरदास जी अपना सर घमंड से ऊंचा कर लेते हैं और कहते हैं, बस अब इनको ट्रक चलाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनकी जो इज्जत इनके आड़े आ रही थी वो ही नहीं रही। और फिर कोमल अचानक से आती है और कहती है, और रही कहीं कसर समाज की, तो मैंने इन दोनों का आपसे सड़क पर चप्पलों से पीटने का वीडियो भी बना लिया है और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया है और ये तो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। भैया आप दोनों को शायद पता नहीं, लेकिन आप दोनों सोशल वीडियो पर छा गए हो। आप दोनों का चप्पलों से पीटने का वीडियो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप दोनों स्टार बन गए हो भैया। ये सुनकर चेतन और गगन बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और गगन कोमल से गुस्से से कहता है, क्या तूने हमारा पीटने का वीडियो बना लिया और उसे अपलोड भी कर दिया? अरे कौन सी जन्म की दुश्मनी निकली है तूने हमसे कोमल। यह सुन कोमल झट से कह देती है, इसी जन्म की भैया। फिर चेतन कोमल से पूछता है, वैसे व्यूज़ कितने आए? यह सुनकर गगन चेतन को गुस्से से घूरने लगता है। फिर गोबरदास जी कहते हैं, चलो अब तो तुम दोनों कल से ही ये ट्रक चलना शुरू कर दो और दोनों भाई मिलकर चलाना और मन लगाकर मेहनत करना, क्योंकि ये एक किराए का ट्रक है तो हर महीने इसका किराया देते रहना, वरना फिर तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा हाल क्या होगा उस पहलवान के हाथों। इतना कहकर गोबरदास जी वहाँ से चले जाते और गगन और चेतन को ना चाहते हुए भी वो ट्रक चलाने लिए हामी भरनी ही पड़ती है और अगले दिन से ही वो दोनों ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं और उनको काम भी मिल जाता है। मगर वो दोनों ही इस चीज़ से नाखुश होते हैं। बारिश का मौसम था और एक दिन जब वो दोनों कच्चा माल लेकर दूसरे शहर जा रहे होते हैं और रात के करीब 12 बज रहे थे और तेज़ बारिश हो रही थी, तो गगन चेतन से उदासी से कहता है, अरे यार क्या क्या सपने देखे थे हमने और ये क्या हो गया हम दोनों के साथ। इस पर चेतन गगन को दिलासा देते हैं, कहता है कि अरे कोई बात नहीं भाई, देखा ना कि पिताजी ने कितने प्यार से हम दोनों को ये ट्रक किराए पर लाकर दिया है। और वैसे भी सच कहूँ तो हमारी पर्सनालिटी ट्रक चलाने वाली ही लगती है। I mean, हम एवरेज पर्सनालिटी के ही लगते हैं, या सच कहूँ तो हम अगली की कैटेगरी में ही आते हैं। चेतन की ये बात सुनकर गगन उससे गुस्से से कहता है, चुप कर। और ऐसे ही ये दोनों थोड़ी दूर गए ही थे कि एक पुलिस वाला उन दोनों का ट्रक रोक लेता है और उस पुलिस वाले को देखकर वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं और तुरंत से अपना ट्रक रोक लेते हैं। और फिर वो पुलिस वाला उनसे कहता है, क्यों बे कार्टूनों, इतनी रात को तुम दोनों ये ट्रक लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर गगन थोड़ा डरते हुए कहता है, अरे साहब वो थोड़ा कच्चा माल लेकर हम गोदाम में पहुँचा रहे हैं। क्या करें, हमारे साहब को बहुत खुजली मची रहती है ना।
इसलिए कह रहा है कि आज रात मैं ही हमें ये करना पड़ेगा। फिर पुलिस वो वाला उनसे कहता है, कौन सा सामान है ट्रक के अंदर जो तुम दोनों को इतनी रात को पहुंचना है? ये सुनकर चेतन उनसे कहता है कि कुछ नहीं साहब, बस थोड़ा सा कोयला वगैरह है रहा है। ये सुनकर वो पुलिस वाला उन दोनों को उनके ट्रक के अंदर का सामान दिखाने के लिए कहता है, मगर वो दोनों बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। इसीलिए गगन उस पुलिस वाले से कहता है, क्या साहब अभी हम दोनों बहुत जल्दी में हैं, अभी जाने दो ना, कल हम यहाँ पर खुद आ जाएंगे आपके पास। ये सुनकर वो पुलिस वाला गुस्से से कहता है, तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? चुपचाप से ये ट्रक खोल कर दिखा इसके अंदर क्या है, वरना तुम दोनों के मुंह में डंडा डाल दूंगा, वो ही खड़ा करके। उस पुलिस वाले की ये बात सुनकर वह दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत से ट्रक के नीचे उतर जाते हैं और अपना ट्रक खोलते हैं। और जैसे ही वह दोनों अपना खोलते हैं, वह दोनों ही बुरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि चुपचाप चुपके से उनके ट्रक के अंदर जाकर बैठ गई थी। और उसको देखकर वह पुलिस वाला उन दोनों से उस लड़की के बारे में पूछने लग जाता है, मगर वह दोनों उस पुलिस वाले से कह देते हैं कि वह उस लड़की को नहीं जानते। मगर वह पुलिस वाला उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है और उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। मगर फिर वह लड़की आती है और उस पुलिस वाले से कहती है कि अरे हाथ मत लगाइए मेरे भाइयों को। ये सुनकर वह तीनों थोड़ा हैरान रह जाते हैं और फिर वह पुलिस वाला उस लड़की से पूछता है, क्या कहा, ये दोनों तुम्हारे भाई हैं? देखो, अगर तुम किसी डर से झूठ कह रही हो तो डरो मत। मैं एक पुलिस वाला हूँ, हालांकि मैं शक्ल से एक हवलदार ज़्यादा लगता हूँ, मगर मैं हूँ एक अच्छा खासा पुलिस वाला। जो भी सच है तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये सुनकर वह लड़की उस पुलिस वाले से कहती है, अगर मुझे झूठ बोलना ही होता तो मैं ये भी तो कह सकती थी कि मैं एक स्मगलर हूँ और आप मुझसे स्मोकिंग करवाते हो पुलिस वाले के भेष में। ये सब सुनकर वह पुलिस वाला थोड़ा डर जाता है और समझ जाता है कि ये लड़की इनके ही साथ है। और फिर वह उन दोनों से कहता है, चलो उठ जाओ तुम दोनों, पहले बताना चाहिए था ना तुम दोनों को कि ये तुम्हारी बहन है, खामखा पीट गए तुम दोनों। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों की बहन बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तुम दोनों को तो बेच खाए वो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह पुलिस वाला बाहर से चला जाता है और फिर गगन और चेतन खुद को संभालते हुए बड़ी ही मुश्किल से उठते हैं। और फिर चेतन उस लड़की के पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद करते हुए उससे कहता है, भगवान आपका भला करे, आपने हमें उस रिश्वतखोर पुलिस वाले से बचा लिया, वरना तो आज वह हम दोनों का बुरा हाल कर देता। सच में आप महान हो। ये कहकर चेतन अपना सर उस लड़की के पैरों में रख देता है और ये देखकर गगन गुस्से से चेतन से कहता है कि अबे तू क्या थोड़ा पागल वागल है क्या? वहाँ पुलिस वाला हमारी इस लड़की की वजह से ही तो इतनी पिटाई कर रहा था और तू है कि इसी के तलवे चाट रहा है। अब ये पूछ इससे कि ये आखिर हमारे ट्रक में आई तो आई कैसे? ये सुनकर वह लड़की कहती है कि पैरों से और कैसे। इस पर गगन और ज़्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है, मेरा मतलब है कि तुम हमारे ट्रक के अंदर कब बैठ गई और क्यों बैठ गई? इस पर वह लड़की उन्हें बताती है कि जब आप फैक्ट्री के पास कच्चा माल अपनी ट्रक के अंदर डाल रहे थे तब मैंने आपको देखा और चुपके से अंदर बैठ गई। देखा हूँ ना मैं कितनी स्मार्ट। ये सुनकर गगन उससे कहता है, मगर तुम आखिर बैठी क्यों हमारे ट्रक में? इस पर वह लड़की उन्हें बताती है कि दरअसल भैया मुझे कहीं जाना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, मगर मेरा उस जगह जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे लिफ्ट ले लो। इस पर चेतन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये कैसा तरीका है लिफ्ट लेने का? इस पर गगन गुस्सा होते हुए कहता है, क्या मतलब लिफ्ट ले लो? तुम बिना पूछे हमारी ट्रक में बैठ गई और तुम्हारी वजह से उस जाहिल पुलिस वाले ने हमारी जमकर पिटाई भी की। इस पर वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता था कि रास्ते में हमारा सामना पुलिस वाले से हो जाएगा।
मगर क्योंकि अब आप दोनों को मेरे बारे में पता लग गया है, इसलिए अब आप दोनों मुझे वहाँ छोड़ दो जहाँ मुझे जाना है। ये सुनकर गगन उस लड़की से कहता है, हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा, तुम निकलो यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी वजह है हमारी बहुत पिटाई हो गई आज, अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। ये सुनकर वो लड़की कहती है, तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी लेकर जाएंगे मुझे, क्योंकि वो पुलिस वाला ज़्यादा दूर नहीं है। अगर तो तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं सीधा उस पुलिस वाले के पास जाऊंगी और उन्हें कह दूंगी कि तुम दोनों मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे, वो भी मेरी किडनी बेचने के लिए। और फिर तुम दोनों सोच लेना कि वो पुलिस वाला तुम्हारी क्या हालत करेगा। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और अब उन दोनों के पास उस लड़की की मदद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर गगन हंसते हुए कहता है कि अरे आप तो गुस्सा हो गई, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आइए ना हम आपको छोड़ देते हैं, आइए इसको अपना ही ट्रक समझिए। उसके बाद वो लड़की उनके ट्रक में बैठ जाती है और गगन और चेतन को ना चाहते हुए भी उनकी सहायता करनी ही पड़ती है। फिर वो दोनों उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं और फिर गगन रास्ते में उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगता है, वैसे आप कहाँ से हो? ये सुनकर वह लड़की कहती है, आपको मेरे ऊपर कोई किताब लिखनी है क्या? आप अपने काम से काम रखिए ना। ये सुनकर गगन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और इसी तरह वह जो भी सवाल उस लड़की से पूछते तो वह लड़की इसी तरह उनके हर सवाल के जवाब में उनको उल्टा जवाब दे रही थी, जिससे गगन को समझ आ गया था कि वह लड़की अपने बारे में ज़रूर उनसे कुछ छुपा रही है। मगर फिलहाल वह दोनों उस लड़की की वजह से फंस चुके थे, इसीलिए उनको उस लड़की की मदद करनी पड़ रही थी। फिर अचानक से वह लड़की उन दोनों को ट्रक रोकने को कहती है, अरे रुको रुको, आगे मत जाना। उसकी ये बात सुनकर गगन और चेतन थोड़ा डर जाते हैं और फिर गगन ट्रक रोक देता है और इससे पहले कि वह उस लड़की से इस बारे में कुछ भी पूछ पाते, वह देखते हैं कि वह लड़की जल्दी जल्दी से ट्रक के नीचे उतर जाती है और वहां से भाग जाती है। और ये सब उन दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मगर इससे उन दोनों को बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि उस लड़की की वजह से उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर वह दोनों जिस काम के लिए वहाँ गए थे वही करने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद घर आ जाते हैं। वहाँ उनके घर पर कोमल गोबरदास जी से खुश होते हुए कहती है कि पिताजी, आपने कहा था ना मुझसे कि अगर इस बार मैं 5वीं में अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी तो आप मुझे साइकिल लाकर दोगे। ये सुनकर गोबरदास जी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐसे कहा तो था। तो फिर क्या हुआ? इस पर कोमल बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उनको कहती है, खुश हो जाइए, पैसे बच गए आपके, फैल हो गई हूँ। और ये सुनकर गोबरदास जी का मुंह बन जाता है और वह कोमल को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। और तभी गगन और चेतन वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर वो कहते हैं कि अरे, क्या हमारे घर आते ही ये सब शुरू हो जाता है? हम वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको देखकर गोबरदास जी कोमल के पीछे भागना बंद कर देते हैं और उन दोनों के पास आकर उनसे कहते हैं, आज कितनी कमाई की तुमने? इस पर गगन गोबरदास जी को कहता है, अरे क्या पिताजी, आप 24 घंटे पैसा पैसा करते रहते हो, मिल जाएंगे पैसे, चिंता मत कीजिए आप, हम वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको पता है आज हमारे साथ क्या हुआ? ये सुनकर गोबरदास जी कहते हैं, अब बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि तुम दोनों के बिना बताए ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ आज क्या क्या हुआ। अगर बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। यह सुनकर गगन उनको उनके साथ बीती सारी घटना के बारे में बताते हैं, मगर गोबरदास जी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन दोनों को भी इस घटना को उन दोनों के दिल से निकाल देने को कहते हैं। फिर गगन चेतन भी सोचते हैं कि शायद से अब उनके साथ दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होगा और वो लड़की अब उनको दोबारा से नहीं मिलेगी।
मगर वो दोनों गलत थे, क्योंकि अगले ही दिन जब वो दोनों दोबारा से कच्चा माल इधर से उधर कर रहे थे, तब उन दोनों को अपने ट्रक के अंदर वो लड़की दोबारा से मिल जाती है। उन दोनों से मिलकर वो लड़की उन्हें कहती है कि क्यों हिला डाला ना। इस पर गगन कहता है कि आप फिर से यहाँ हमारे ट्रक में क्या कर रहे हो। यह सुनकर वो लड़की कहती है, शायद तुम दोनों भूल रहे हो कि तुम दोनों ने अब तक मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचाया है। फिर गगन कहता है, हम तो कल आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने ही वाले थे, मगर आप खुद ही अपने सर पर पैर रखकर भाग गए थे। यह सुनकर वो लड़की गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं भागी नहीं थी, वो तो मुझे कोई काम याद आ गया था, मगर अब मेरा वो काम हो चुका है और इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक छोड़ दो। और अगर तुम दोनों ने मुझे मना किया तो तुम्हें याद है ना कि वो पुलिस वाला तुम्हारा क्या हाल करेगा। यह सुनकर गगन और चेतन थोड़ा डर जाते हैं और उस लड़की की सहायता करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं और उस लड़की को ट्रक में बिठाकर उसकी बताई हुई जगह पर जाने लगते हैं। मगर फिर से वो लड़की आधे रास्ते में ही उतर जाती है और बिना कुछ कहे भाग जाती है। और ये सब देखकर अब गगन और चेतन को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा था। उन दोनों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की किस से डर के भाग रही है। और ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और वो लड़की ऐसे ही उनके ट्रक में बैठ जाया करती थी, मगर आधा रास्ता होते ही भाग जाती थी। और जब भी वो दोनों उसे इस बारे में पूछते कि आखिर वो बार बार क्यों भाग जाती है, तो वो लड़की उन दोनों को कुछ भी नहीं बताती थी। ऐसे ही 5वें दिन फिर से उस लड़की ने उन दोनों को पकड़ लिया था और उनकी सहायता से वो कहीं जाना चाह रही थी। मगर फिर से थोड़ी दूर जाते ही वो लड़की उन्हें ट्रक रोकने को कहती है। मगर इस बार गगन कहता है कि अरे आपको जहाँ जाना है आप हमें बताओ ना, आप हर बार यहाँ क्यों रुक जाते हो। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, अरे मैंने कहा ना तुम दोनों को कि मैं इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकती। ये सुनकर गगन अब थोड़ा जिद करने लग जाता है और कहता है, आप मुझे बस बताओ कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको लेकर चलूँगा। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अपना भाई ही समझिए, मैं आज आपको वहाँ पहुँचा कर ही रहूँगा। फिर चेतन भी कहता है कि हाँ गगन भाई, तुम ठीक कह रहे हो, ये लड़की कितने दिनों से कहीं पहुँचाना चाह रही है मगर किसी कारणवश पहुँच नहीं पा रही। इस बार तो हम इसको पहुँचा कर ही रहेंगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो सीधे चलते रहो, मगर ट्रैफिक लाइट पर तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना पड़ेगा और मेरे बारे में तो किसी को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। और ये सुनकर वो दोनों थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि वो इतना छुप क्यों रही है। और फिर वो इस बारे में उस लड़की से पूछते हैं और इस पर वो लड़की उनको बताती है कि रास्ते में उनकी मैथ्स की टीचर उसको पकड़ लेगी, इसीलिए वो उनसे छुप रही है। और ये सुनकर वो दोनों थोड़ा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमें हमारे बचपन की याद दिला दी, हम भी ऐसे ही अपने बचपन में अपनी टीचर से छुपा करते थे। मगर तुम फिक्र मत करो, आज तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा कर ही रहेंगे जहाँ तुम्हें जाना है, बस तुम ये हम पर छोड़ दो। फिर वो दोनों बड़ी ही सावधानी के साथ उस रोड को क्रॉस कर लेते हैं और ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उनको आगे का रास्ता बताती है। और फिर गगन और चेतन उस लड़की के बताए हुए रास्ते के अनुसार चलते रहते हैं। और फिर एक जगह पर पहुंचने के बाद वो लड़की उन दोनों को ट्रक रोकने को कह देती है। उसके बाद गगन ट्रक रोक देता है और कहता है, क्या हुआ, आपने ये ट्रक क्यों रुकवा दिया, हम आपको पहुंचते हैं ना। इस पर वो लड़की गुस्से से कहती है, अबे गधे पहुंचा तो दिया, अब क्या भगवान के पास पहुंचाकर दम लेगा क्या। ये सुनकर गगन थोड़ा शर्मिंदा होता है और चेतन कहता है, मगर ये तो कोई खंडर है, आपको यहाँ क्या काम है। एक कोड वर्ड है
ये सुनकर मेरे परिवार वाले तुम्हें झट से 5,000 रुपए दे देंगे, बल्कि तुम लोग चाहे तो ज़्यादा भी मांग सकते हो। 5,000 का नाम सुनकर वो दोनों ही लालच में आ जाते हैं और उस लड़की का धन्यवाद करने लग जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर उस लड़की के दिए हुए एड्रेस पर जाने लगते हैं। मगर थोड़ी दूर पहुँचने पर गगन को घर से फ़ोन आ जाता है और फ़ोन पर उनके पिताजी गोबरदास जी उन्हें अर्जेंट घर पर आने को कह रहे होते हैं। और फिर फ़ोन रखने के बाद गगन चेतन को बताता है कि उनके पिताजी उन्हें घर आने को कह रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरी काम आन पड़ा है। फिर ये सुनकर चेतन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है क्या, तो फिर तो हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। मगर गगन इस पर कहता है क्या घर जल्दी चलना चाहिए? याद नहीं है पिछली बार जब पिताजी ने हमें ऐसे ही किसी काम के दौरान घर जल्दी आने को बोला था और कहा था कि कोई बहुत ही अर्जेंट काम है। और जब हम डरते डरते जल्दबाजी में घर पहुंचे थे तब क्या हुआ था? पिताजी को मैच देखने लिए रिमोट नहीं मिल रहा था और उन्होंने हमें ऐसे फ़ोन करके हड़बड़ी में बुलाया जैसे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया हो। और इस वजह से हम इतना डर गए थे और जल्दी से घर आने के चक्कर में हमने ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ दिए थे और फ़ाइन, इतना लंबा फ़ाइन भी देना पड़ा था, याद है ना? ये सुनकर चेतन भी वह वाक़या याद करने लग जाता है और फिर कहता है मगर गगन भाई, क्या मालूम इस बार घर पर सचमुच में ही कोई मुसीबत आ गई हो तो। इस पर गगन कहता है देख तू जो भी कहे, लेकिन मुझे पिताजी का नेचर अच्छे से पता है। मुझे पता है कि उनको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए पिताजी हमें बुला रहे हैं। मगर अगर तुझे उनकी इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है तो तू जा, मैं तो उस लाली के घर जाकर पैसे लेकर आऊँगा। आखिर 5,000 का सवाल है। पिताजी की इन बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से कहीं हमारे हाथ से 5,000 ना चले जाए। फिर चेतन कहता है ठीक है, आप ऐसा काम करो, आप लाली के घर जाकर पैसे ले लो और मैं घर जाता हूँ और देखता हूँ कि पिताजी आखिर किस लिए हमें घर पर बुला रहे हैं। ये सुन गगन कहता है ठीक है, तू घर जा और ये ट्रक भी ले जा, मैं ऑटो करके लाली के घर जाता हूँ पैसे लेने के लिए। इसके बाद चेतन ट्रक लेकर वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है और गगन ऑटो पकड़कर लाली के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। और फिर लाली के घर पहुंचकर गगन देखता है कि लाली का घर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और उसके घर के आसपास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी और वो घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और घर के आसपास नौकर भी दिख रहे थे, जिससे ये पता चल रहा था कि लाली बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले घर से है। और ये सब देखकर गगन मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुए जा रहा था कि उसने बहुत ही ज़्यादा अमीर घर की लड़की की सहायता की है और इसीलिए उन्हें ज़रूर से बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। और इसी चीज़ की उम्मीद दिल में रखे हुए वह उस घर के पास आता है। मगर फिर वॉचमैन उसको बाहर ही रोक लेता है और इस पर वह उस वॉचमैन को कहता है कि उसे लाली ने वहाँ आने के लिए कहा था किसी काम से। और ये सुनकर वह वॉचमैन उसे थोड़ा रुकने को कहता है और फिर किसी को फ़ोन लगता है और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद गगन को घर के अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। और उसके बाद वह घर के अंदर आता है और वहाँ पर पहुँचकर उसे एक आदमी मिलता है जो कि सोफे पर बैठा हुआ था और अखबार पढ़ रहा था। और जब वह आदमी गगन को देखता है तो वह अपना अखबार थोड़ा साइड करता है और उसको कहता है कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? इस पर गगन उस आदमी से कहता है कि जी मैं यहाँ आपके पास किसी काम से आया हूँ। ये सुनकर वह आदमी उससे कहता है कि क्या काम है, भौंक जल्दी से। इस पर गगन उस आदमी से कहता है जी वो मुझे यहाँ पर लाली जी ने भेजा है पैसे लेने के लिए। ये सुनकर वो आदमी कहता है हम किसी लाली वाली को नहीं जानते, जरूर से तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, या तो तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो, जाओ। इतना कहकर वो आदमी फिर से अपना अखबार उठा लेता है, उसे पढ़ने लग जाता है। और इस पर गगन थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है मगर उस लाली ने मुझे यही का एड्रेस दिया था, आप चाहे तो ये एड्रेस चेक कर लो।
ये इस पर वो आदमी अब थोड़ी ऊंची आवाज में गगन से कहता है कि मैंने कह दिया ना कि हम किसी लाली को नहीं जानते। जाओ यहाँ से अब, वरना तुम्हारे पीछे नताशा को छोड़ दूंगा। नताशा का नाम सुनकर गगन थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है, जी ये नताशा जी कौन है? इस पर वो आदमी अपने घर के एक सर्वेंट को नताशा को लाने के लिए कहता है और गगन काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से नताशा के आने का इंतज़ार करता है। और फिर वो आदमी अपने साथ एक कुत्ते को लेकर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुत्ता लग रहा था। और उसको देखकर गगन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या ये है नताशा? इस पर वो आदमी गगन को जवाब देते हुए कहता है, हाँ यही है नताशा, और अब अगर तुम यहाँ से रफू चक्कर नहीं हुए तो मैं इसे तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा। ये सुनकर गगन बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस आदमी से कहता है, नहीं नहीं, कृपया कर ऐसा मत कीजिएगा, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। ये सुनकर गगन फिर गुस्सा करते हुए गगन से कहता है कि तो जा अब यहाँ से चल। ये सुनकर गगन बहुत उदास हो जाता है और मुंह लटका कर वहाँ से जाने लगता है। और वो ऐसे जा ही रहा होता है कि उसको वो कोड वर्ड याद आता है जो लाली ने उसको दिया था। और फिर वो दोबारा से मुड़ता है और उस आदमी से हिचकिचाते हुए कहता है, वो सर। ये सुन वो आदमी इरिटेट होते हुए कहता है, अरे अब क्या हुआ? ये सुन वो आदमी कहता है, जी मैं एक कोड वर्ड कहना चाहता था, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? और ये सुनकर वो आदमी ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के सारे नौकर तक अपना काम छोड़कर हैरानी से सिर्फ गगन की तरफ ही देखते रहते हैं। और फिर अगर वो आदमी चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि पकड़ लो इसको, और ऐसा कहकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग गगन को पकड़ लेते हैं। और फिर वो आदमी पुलिस को फ़ोन लगा देता है और उसके बाद पुलिस वाले गगन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। गगन सबसे चीख चीख कर पूछता रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो उसको पुलिस के हवाले किया जा रहा है, और आखिर उसकी गलती क्या है। मगर कोई उसको सही से कुछ नहीं बताता और पुलिस गगन को अपने साथ लेकर चली जाती है। और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वाले गगन की बहुत पिटाई करते हैं और उससे गीतांजलि नाम की लड़की के बारे में पूछने लगते हैं और कहते हैं, बता कि गीतांजलि कहाँ पर है। मगर गगन को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो उनसे कहता रहता है कि वह किसी गीतांजलि नाम की लड़की को नहीं जानता। और इस पर वो पुलिस वाले उसे और ज़्यादा मारने लगते हैं। और वहाँ चेतन अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि इस बार सच में उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए वो उन्हें फ़ोन करके बुला रहे थे। और उसके बाद चेतन और उसका पूरा परिवार गोबरदास जी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और गोबरदास जी को हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है और इसीलिए उनका पूरा परिवार परेशान होता है। मगर फिर इसी बीच चेतन को गगन का फ़ोन आता है और उसके बाद चेतन कहीं अकेले में जाकर गगन का फ़ोन उठाता है और कहा, बता कि गीतांजलि कहाँ पर है। अरे चेतन मेरे भाई, तू कहाँ पर है? जल्दी मुझे मिलने के लिए बेमान चौकी आ जा। ये सुनकर चेतन हैरानी से कहता है कि चौकी आ जाऊं? मगर तुम पुलिस थाने में क्या कर रहा है? ये सुनकर गगन चेतन को सारी बात बताता है और ये सुनकर चेतन बुरी तरह से हैरान रह जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर में गगन से मिलने के लिए उस पुलिस थाने में आता है और उसके बाद वो वहाँ मौजूद एक पुलिस वाले को गगन से मिलने के लिए कहता है और वो पुलिस वाला चेतन को गगन से मिलने के लिए और उससे बात करने के लिए कुछ समय का वक्त दे देता है। और उसके बाद चेतन दौड़ा दौड़ा गगन के पास आता है और वहाँ पर चेतन को ऐसे देखकर गगन रोने लग जाता है। और उसके बाद वो पूछता है कि आखिर पिताजी उसको घर किस लिए बुला रहे थे। और ये सुनकर चेतन गगन को सारी बात बताता है कि इस बार उनके पिताजी
गोबर दास जी की तबीयत असल में खराब है। ये सुनकर गगन और ज्यादा उदास हो जाता है और चेतन को उसके साथ बीती सारी घटना बताता है और फिर कहता है, वो लोग तो मुझे भगा ही रहे थे वहां से, मगर मैंने ही ज्यादा अपना दिमाग लगाया और लाली ने जो कोड वर्ड बोला था वो कह दिया और यहाँ फंस गया। इस पर चेतन गगन से कहता है कि मैं अगर ऐसा उस कोड वर्ड में था क्या जो ये लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, सिर्फ नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या ही तो बोला था तूने। तभी वहां पर अचानक से एक लड़की आ जाती है और कहती है कि ये कोई कोड वर्ड नहीं है, ये तुम्हें फंसाने की एक चाल है। उस लड़की की ये बात सुनकर गगन चेतन उस लड़की से उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और उनके पास क्यों आई है। और इस पर वो लड़की उनको जवाब देते हुए कहती है, मेरा नाम रखी है और मैं उस लड़की की दोस्त हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। ये सुनकर गगन उस लड़की से कहता है, मतलब कि तुम लाली की दोस्त हो। मगर इस पर वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं लाली की दोस्त नहीं हूँ, मैं गीतांजलि की दोस्त हूँ। ये सुनकर गगन उस लड़की से कहता है, अरे भाई, अब ये गीतांजलि कौन है? और ये सारे पुलिस वाले भी मुझसे यही पूछ रहे हैं कि गीतांजलि कहाँ है। अब जब मुझे ये तक नहीं पता कि गीतांजलि है कौन, तो मैं ये कैसे बता दूं कि वो है कहाँ, और लाली कौन है जिसकी हमने सहायता की थी। इस पर वह लड़की उन्हें बताती है, चलो मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाती हूँ। दरअसल जिस लड़की की तुमने मदद की थी उसका नाम गीतांजलि है, ना कि लाली। फिर इस पर गगन कहता है, तो फिर ये कमबख्त लाली कौन है? इस पर वह लड़की उन्हें कहती है, अरे समझाने दोगे तब तो कुछ बताऊंगी, कब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम दोनों में से कोई ना कोई बीच में ही अपना मुंह फाड़ देता है। अपने मुंह में कुछ समय के लिए सीमेंट खोल लो और मुझे बताने दो, वरना यही जेल में सड़ते रहना पूरी जिंदगी। इतना सुनने के बाद वह दोनों शांत हो जाते हैं और फिर वह लड़की उनको इन सब बारे में बताती है, देखो गीतांजलि मेरी दोस्त है, हम दोनों बचपन की दोस्त है, मगर पढ़ाई लिखाई में मैं ज़्यादा अच्छी थी, वह तो मेरे आजू बाजू भी नहीं थे। एक बार मालूम क्या हुआ, मैंने और उसने सेम टू से कपड़े खरीद लिए थे गलती से, मगर फिर भी सबको मैं ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इसलिए वो मुझसे जल के राख हो गई थी। आज भी ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और फिर ये सुनकर गगन कहता है, तो ये है वो ज़रूरी बात है जो आप हमें बताना चाह रही थी। ये सुनकर वो लड़की अपने सर पर हाथ मारती है और कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। दरअसल बात यह है कि जब हम दोनों ने अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया था, तब गीतांजलि और मैं जब ढूंढने के लिए एक कंपनी में गए थे, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात ललन कुमार नाम के एक चपड़ासी से हुई थी। और उस चपड़ासी को जब मालूम पड़ा कि गीतांजलि तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले घर से है, तो वो उसके ऊपर ट्राई करने लगा, मगर गीतांजलि को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। मगर उस ललन को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने काला जादू गीतांजलि के ऊपर कर दिया और फिर इस काले जादू की वजह वो दोनों डेट करने लगे और फिर गीतांजलि ने ही उसका प्यार से नाम लाली रख दिया था। ये सुनकर उन दोनों को थोड़ी हंसी आ जाती है और उनको ऐसे हंसता देख वो लड़की उन दोनों को कहती है, हंसना बंद, क्योंकि अब आगे जो तुम सुनोगे ना, वो सुनकर तुम दोनों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उस लड़की की ये बात सुनकर वो दोनों भी थोड़ा डर जाते हैं और उस लड़की को आगे बताने के लिए कहते हैं। फिर वो आगे बताते हुए कहती है कि तो सुनो कि आगे क्या हुआ। उन दोनों को एक साथ घूमते हुए गीतांजलि के माँ बाप ने देख लिया और फिर उससे उस लड़के के बारे में पूछने लगे। फिर गीतांजलि ने भी उनको लल्लन के बारे में सब कुछ बता दिया और क्योंकि लल्लन एक चपरासी था, इसीलिए गीतांजलि के माँ बाप ने गीतांजलि को लल्लन से दूर होने के लिए कह दिया। मगर गीतांजलि के ऊपर तो उस लल्लन ने काला जादू कर रखा था, इसीलिए वो कहाँ ही उससे दूर होती और उसने चुपके से लल्लन से मिलना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन उन दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया।
और फिर उन दोनों ने एक प्लान बनाया जिसके मुताबिक गीतांजलि बहुत सा पैसा लेकर अपने घर से भागेगी और लल्लन उसी खंडन वाली जगह पर गीतांजलि और पैसों का इंतज़ार करेगा और फिर वो दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। मगर इनके इस प्लान के बारे में गीतांजलि के पिता ओम को पता चल गया और उसी दिन उन्होंने पहले तो गीतांजलि को बेहोश कर दिया और फिर लल्लन के घर का पता निकालकर उसके घर जाकर अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर लल्लन को मरवा डाला। ये सुनकर वो दोनों बुरी तरह से हैरान रह जाते हैं और फिर चेतन कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। फिर गगन कहता है वो सब तो ठीक है, मगर जब वो आदमी मर चुका है तो अभी भी गीतांजलि उस खंडार वाली जगह पर क्यों इतना जाने के लिए करती है? इस पर वह लड़की आगे बताती है क्योंकि लल्लन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसकी आत्मा आज भी गीतांजलि को उसी जगह पर बुलाती रहती है। और पिछले कुछ महीनों से गीतांजलि अपने घर से ऐसे ही भाग जाती है और उस जगह पर जाने की कोशिश करती है जहां पर लल्लन ने उसे आखिरी बार आने को कहा था। और जब ये सब ज़्यादा होने लगा तब गीतांजलि के परिवार वालों ने गीतांजलि को एक बाबा को दिखाया और उन्होंने ही हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि लल्लन अब एक प्रेत बन चुका है और गीतांजलि को बुला रहा है। और उस बाबा ने सबको ये वार्निंग भी दी थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मगर गीतांजलि को उस जगह पर जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो उस जगह पर पहुंच गई तो लल्लन उसको मार के अपने साथ लेकर चला जाएगा। मगर गीतांजलि के ऊपर तो अभी भी उस जादू टोने का असर बना हुआ था, इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से अपने घर से निकलती है और उधर जाने की कोशिश करती रहती है। मगर मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि तुम दोनों ने उसको आखिर वहाँ पहुँचाया तो पहुँचाया कैसे? क्योंकि पास में ही उसके पिताजी की फैक्ट्री आती है और जिस वजह से वो हमेशा उधर जाने में असफल हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई उसको वहाँ देख लेता था और उसको पकड़कर वापस ले जाते थे। यह सुनकर गगन और चेतन को याद आता है कि तभी गीतांजलि उन दोनों से जब भी ज़बरदस्ती लिफ्ट लिया करती थी तो वो हमेशा एक जगह पर ट्रक रुकवा दिया करती थी, क्योंकि वहाँ उसके पिताजी की फैक्ट्री आ जाती थी, जिस वजह से वो वहीं से भाग जाती थी। फिर वो लड़की आगे बताती है, दरअसल सबको लग रहा है कि तुम्हारे अंदर ललन की आत्मा है, क्योंकि जो कोड वर्ड तुम उधर कह रहे थे कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यह असल में ललन का तकिया कलाम है। और जब तुमने ये वहाँ कहा तो सबको लगा कि तुम ही ललन हो, इसलिए सब पुलिस वाले तुम्हें पीट रहे हैं और तुमसे गीतांजलि के बारे में पूछ रहे हैं। मगर वैसे तुमको पता है कि गीतांजलि कहाँ है? यह सुन गगन उस लड़की को सब कुछ बता देता है कि गीतांजलि को तो उन्होंने ही उस जगह छोड़ दिया है जहाँ ललन की आत्मा उन्हें बुला रही थी, क्योंकि गीतांजलि ही उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। और यह सुनकर वो लड़की बड़ी ही हैरानी से कहती है, अरे नहीं, ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम दोनों ने तो जाने अनजाने में गीतांजलि को मौत के मुंह में धकेल दिया। अब तक तो शायद ललन की आत्मा गीतांजलि को अपने साथ लेकर चली गई होगी। और याद रखना कि अगर तो उसे कुछ हो गया तो फिर तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। और उसके बाद गगन अपना सर पकड़ के बोलता है, अरे ये सब क्या हो गया हमारे साथ? अगर गीतांजलि को कुछ हो गया और उसकी लाश किसी को मिल गई तो फिर तो सबका शक मेरे ऊपर ही जाएगा और मुझे फांसी हो जाएगी। ऐसा कहकर गगन वहीं पर रोने लग जाता है। फिर वो लड़की उन्हें कहती है, देखो ज़रूरी नहीं कि लल्लन की आत्मा ने गीतांजलि को अभी मारा होगा, क्योंकि उस बाबा ने जिसको उसके परिवार ने गीतांजलि को दिखाया था उसने ये भी बताया था कि गीतांजलि को लल्लन की आत्मा एकदम से नहीं मार सकती और ख़ास करके रोशनी में वो उसका कुछ नहीं कर सकती, मगर जब रात हो जाएगी तब वो उससे मारकर अपने साथ ले जा रहा सकती है। फिर गगन उस लड़की से पूछता है कि मगर ये सब चीज़ों के बारे में आपको कैसे पता? इस पर वो लड़की कहती है, अभी इतनी देर से बात तो रही हूँ कि मैं उसकी दोस्त हूँ और वो सारी बात मुझसे शेयर करती थी, मगर वो लल्लन से मिलने किस खंडार वाली जगह पर जा रही थी ये तो मुझे भी नहीं पता था।
बस उसमें मुझे नाम बताया था, एड्रेस नहीं। मगर क्योंकि तुमने उसे वहाँ छोड़ा है, इसलिए सिर्फ तुम दोनों को ही रास्ता पता होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इससे पहले कि रात हो जाए और लल्लन की आत्मा गीतांजलि को मार दे, तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा। मगर क्योंकि गगन तो अभी जेल में है, इसलिए तुम्हें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर चेतन थोड़ा डर जाता है और कहता है कि क्या, मगर ये सब कैसे होगा? मैं अकेले एक आत्मा से कैसे लड़ूंगा? इस पर वो हल्की उसको कहती है, तुम्हें चिंता मत करो, मैं एक बाबा को जानती हूँ। वो तुम्हें कैसा भभूत बनाकर देंगे, जिस भभूत को अगर तो तुम किसी भी आत्मा के ऊपर डाल दोगे तो वो तुरंत से वहाँ से चली जाएगी। मगर वो आत्मा वहाँ से बस कुछ ही समय के लिए जाएगी। मगर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये रहा उस बाबा का एड्रेस। ऐसा कहकर वो हल्की अपने पर्स में से एक कार्ड निकलती है और चेतन को दे देती है। और चेतन कांपते हुए हाथों से वो कार्ड लेता है और फिर वो हल्की आगे कहती है, तो ये लो और सुनो, एक बात और याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर सिर्फ उस आत्मा का ही सामना नहीं करना है, बल्कि तुम्हें वहाँ पर गीतांजलि का भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल उसके ऊपर ललन का काला जादू अभी भी है, और अगर तुम उसके सामने ललन की आत्मा को नुकसान पहुंचाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकती है। ये भी याद रखना। इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ललन की आत्मा गीतांजलि के साथ साथ तुम्हें भी मार कर ले जाए। और ये सुनकर चेतन के पसीने छूटने लग जाते हैं। और फिर वो हल्की कहती है, और हाँ देखो, रास्ते में से क्लोरोफॉर्म ले जाना, और अगर तो गीतांजलि तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो तुम वो क्लोरोफॉर्म उसको सूंघा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मगर चेतन अभी भी इन सब से डरा हुआ था। मगर फिर गगन उसको हौसला देता है और कहता है कि उसकी जान अब उसी के हाथों में है, और अब चेतन ही उसकी जान बचा सकता है, जिस वजह से चेतन को ये करना ही पड़ता है। और वो रास्ते में वो क्लोरोफॉर्म खरीद लेता है और फिर उस बाबा के पास जाता है और उसको इन सब बारे में बताता है। और फिर वो बाबा कहते हैं, मदद तो मैं तुम्हारी कर दूंगा, एक ऐसा भभूत बना कर दूंगा कि तुम अगर तो ये खुद के ऊपर भी छिड़क दोगे तो तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़कर भाग जाएगी। मगर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर चेतन कहता है, शर्त? कैसी शर्त? इस पर वह बाबा चेतन को एक बहुत बड़ी सी अलमारी दिखाते हुए कहता है, देखो, मैं तुम्हारी सहायता तो कर दूंगा, मगर बदले मैं तुम्हें मुझे इतना सब देना पड़ेगा कि मेरी ये अलमारी पूरी तरह से भर जाए। तुम समझ गए ना? ये सुनकर चेतन कहता है, जी बाबा, मैं अच्छी तरह से समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हो। अब आप मुझे वह भभूत दे दो, फिर मैं आपको इतना सब दूंगा कि आपकी ये अलमारी पूरी तरह से भर जाएगी। और ये सुनकर वह बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उस भभूत में अच्छे से मंत्र पढ़कर चेतन को देते हुए कहता है, देखो, मैंने ये भभूत तो कर दिया है, मगर याद रखना कि ये भभूत ज़्यादा समय तक काम नहीं करेगा। इसका असर बस 1 घंटे तक ही रह सकता है। ये सुनकर चेतन थोड़ा डर रहा होता है और फिर डरते हुए वह वो भभूत उठता है और उनको प्रणाम करके जाने लगता है। मगर फिर वह बाबा उसको रोकते हैं और अपनी अलमारी दिखाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम ये भूल रहे हो, चलो अब मेरी अलमारी भरो। और ये सुनकर चेतन कहता है, अरे हाँ, मैं तो ये भूल गया था, रुकिए। इतना कहकर चेतन जल्दी से कुछ ईंट पत्थर लेकर उस बाबा की अलमारी में भर देता है और साथ ही साथ उस बाबा को भी अंदर डाल देता है और कहता है, लो, भर गई ना आपकी अलमारी। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर अपना ट्रक लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर गीतांजलि उनको लेकर गई थी। और वो खंडर बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मगर उसके पास उधर जाने के अलावा और गीतांजलि को ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
फिर ऐसे ही थोड़ा अंदर जाने के बाद उसको गीतांजलि दिख जाती है, मगर उसको देखकर चेतन बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि गीतांजलि उस समय हवा में उड़ रही थी और पागलों की तरह हंस भी रही थी। और इसको ऐसे देखकर चेतन सोचने लग जाता है कि ये जिंदा भी है कि नहीं। मगर फिर अचानक से वो नीचे आ जाती है और चेतन को देखकर उसके ऊपर हमला कर देती है। वो पागलों की तरह उसको डांट से कटने लग जाती है, मगर फिर चेतन थोड़ी हिम्मत दिखता है और अपनी जेब में से एक रुमाल निकालता है जिसमें उसने पहले से ही क्लोरोफॉर्म डाला हुआ था, और वो गीतांजलि को सूंघा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ ललन की आत्मा आ जाती है और फिर चेतन जल्दी से अपनी जेब में से वो बाबा का दिया हुआ भभूत निकलता है, जो कि एक झटके से ललन की आत्मा उसके हाथ से छीनकर फेंक देती है। और फिर ललन की आत्मा चेतन को बुरी तरह से पीट रही होती है और पिटते पिटते उसको अधमरा कर देती है, जिससे ललन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और फिर उसको आवाज़ आती है कि कोई फावड़े से खुद आय कर रहा था। और जब चेतन अपना सर उठाकर देखता है तो पाता है कि ललन की आत्मा गड्ढा खोद रही थी। और फिर ललन की आत्मा चेतन से कहती है, देख क्या रहा है, ये गड्ढा तेरे लिए ही तो खुद रहा है। मैं तुझे जीते जी इसके अंदर जिंदा दफन कर दूंगा। ये सुनकर चेतन बहुत ज़्यादा डर जाता है, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और इधर उधर देखने लग जाता है ताकि उसे वो भभूत मिल जाए। और आखिर में उसे वो भभूत मिल भी जाता है और अधमरी हालत में रेंगते हुए वो उस भभूत को लेने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उस भभूत को उठाने की कोशिश करता है कि गीतांजलि वहाँ पर आ जाती है और उसके कंधे पर चढ़ जाती है। और ये देखकर चेतन गुस्से से चिल्लाता है, इनके क्लोरोफॉर्म में भी दम नहीं है, इनके ऊपर केस करूँगा। मगर फिर गीतांजलि चेतन को मारने लग जाती है और उसे दांत से काटने लग जाती है। और चेतन थोड़ा जोर लगाकर गीतांजलि को अपने ऊपर से फेंक देता है और जल्दी से वो भभूत उठा लेता है और भागकर ललन की आत्मा के पास जाता है और उनके ऊपर वो भभूत छिड़क देता है। और इसके बाद ललन की आत्मा वहाँ से कुछ समय के लिए चली जाती है और फिर चेतन थोड़ा चैन की सांस लेता है, मगर वो ज़्यादा समय तक ऐसे नहीं रह पाता और गीतांजलि फिर से चेतन के ऊपर पीछे से हमला कर देती है। मगर अब चेतन का भी गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो गीतांजलि को एक धोबी पछाड़ लगा देता है, मगर फिर वो क्लोरोफॉर्म दोबारा से उसे सूंघा देता है और फिर उसको ट्रक में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। और वहाँ जाकर वह पुलिस वाले को सब कुछ बताता है और उसके बाद गीतांजलि के माँ बाप वहाँ आते हैं और उसको लेकर जाते हैं। और फिर पुलिस वाले गगन को छोड़ देते हैं और फिर जेल से बाहर निकलकर गगन चेतन को गले लगाता है और उसका धन्यवाद करता है। और गोबर दास जी, राधा और कोमल को भी चेतन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है और इसके बाद से वो दोनों भाइयों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और फिर गीतांजलि को भी वह किसी दूसरे शहर ले जाकर बहुत बड़ा हवन करवाकर उसको ठीक कर देते हैं। और फिर ठीक होने के बाद गीतांजलि गगन और चेतन से भी माफ़ी मांगती है और वो दोनों भी उसे माफ़ कर देते हैं। मगर आज भी वह जब इन सब के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह तब कांप जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और जो भी हमारी कहानी पर कमेंट करेगा और जिन जिन का कमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसका नाम हमारी अगली कहानी पर लिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी पर।